हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगले वीडियो में हमने अस्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था और आज हमारा है व्यंजनों के विभाजन में दूसरा भाग, जिसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। दूसरा हमारा विभाजन था व्यंजनों का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम इन वर्णों को अंदर से बोल रहे हैं। उसी से नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। जैसे कहें या, रा, ला, वा, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अंदर से बोला जा रहा है। लेकिन ये इसके ध्वनि के आधार पर इसको नाम दिया गया है कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कुछ वर्ण के जो आधे भाग होते हैं वो स्वर की ध्वनि देता है और जो अगला आधा भाग होता है वो व्यंजन की ध्वनि देता है। मतलब कहने का है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों का ध्वनि देता है। व्यंजन दोनों की, क्या कह सकते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होता है। व्यंजन के मध्य उच्चारित होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारित होने का मतलब ये हुआ कि उस व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो उसका आधा भाग हमें स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, शेष आधा भाग हमें ध्वनि व्यंजन की सुनाई देती है। जैसे वो कौन से वर्ण है, जैसे या, रा, या, वा, रा और ला, या, रा, ला, सॉरी, या, रा, या, रा, ला, वा, ये है। तो ये सभी जो व्यंजन है इनको उच्चारित करने पर हमें स्वर और व्यंजन दोनों की ध्वनि प्रतीत होती है, या दोनों के मध्य का ये कड़ी है, या दोनों के मध्य उच्चारित होता है। चूंकि इसमें आधे स्वर की ध्वनि होती है इसलिए इन सभी वर्गों को एक नया नाम दिया गया है। क्या? आधा स्वर होता है तो इसीलिए कह दिया गया आधे स्वर। तो अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये चार व्यंजन जो होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं। लेकिन बच्चों हमें ये ध्यान देना ये है, अगर हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे यदि हम रा का उच्चारण करें, जैसे हम रा का उच्चारण यदि करते हैं तो रा कहने से रा हमारा जो जीभ होता है पलट के ऐसे गोल हो जाता है, यानी उलट जाता है, लुंठित हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया है लुंठित व्यंजन। लुंठित वर्ण या लुंठित व्यंजन। और थोड़ा सा भी कंपन भी करता है इसीलिए इसको प्रकंपित, इसलिए प्रकंपित वर्ण या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम ला का उच्चारण करते हैं
रा का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जैसे कहें ला, तो जो वायु होती है हमारे जीभ के दोनों बगल से ऐसे होकर गुजरती है, यानी पास से होकर निकलती है, दोनों जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए इसको कहा जाएगा पार्श्विक व्यंजन। इसलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। अगर ये लुंठित हो गया, लुंठित व्यंजन हो गया, ये हो गया पार्श्विक व्यंजन, यानी जिसको उच्चारित करने से हमारी जो जीभ है उसके दोनों भागों से हवा पास होती है, तो उसको कहा जाता है पार्श्विक। अगर रा और ला ये दोनों हो गया, एक हो गया लुंठित, एक हो गया पार्श्विक, तो अर्ध स्वर के अंतर्गत केवल कौन बचा है, या और वा। तो अब अर्ध स्वर कौन रह गया, केवल रह गया या और वा। पहले अर्ध स्वर चारों था, लेकिन इसको जांच करने के आधार पे, उच्चारण के आधार पे देखा गया कि ऐसे वह है, तो इसका मतलब शेष जो बचेगा यही अर्ध स्वर कहलाएगा। अब परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि हम कौन से अर्ध स्वर का चुनाव करें। जैसे यदि ऑप्शन में दे दिया, सपोज दैट पूछ लिया अर्ध स्वर है, और ऑप्शन दे दिया या, रा, ला, वा, और एक ऑप्शन दे दिया अगला उपयुक्त सभी, तो कौन सा होगा, सभी होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा है कि या, रा, ला, वा सभी क्या है, अर्ध स्वर है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा करेक्ट। लेकिन यदि हमें इन्हीं में से ही अर्ध स्वर चुनना हो तब कैसे चुनेंगे, जैसे यदि ऑप्शन में कुछ इस प्रकार दे दे, सपोज दैट यदि ऑप्शन में दे दिया अर्ध स्वर है और ऑप्शन में दे दिया या, कामा, या, कामा, रा, इसका दो जगह दे दिया, पहला ऑप्शन, दूसरा दे दिया रा और ला, तीसरा दे दिया ला और वा, चौथा दे दिया या और। तो इनमें से अर्ध स्वर कौन कहलाएगा, हमने पढ़ा है अर्ध स्वर कौन है, या और वा। तो इसमें से चुनने के लिए यदि समय में से आ जाए तो हम कौन सा लगाएंगे, या और वा, क्योंकि या तो है लेकिन रा नहीं होता है, क्योंकि रा कैसा है, लुंठित। तो अगर इनमें से चुनना पड़े तो हम चुनेंगे या और वा को, अगर सभी में से चुनना पड़े तो हम सभी को कहेंगे अर्ध स्वर। तो इस अंतस्थ व्यंजन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस अंतस्थ व्यंजन का दो विभाजन और किया गया है, किसके आधार पे, जैसे हम स्पर्श व्यंजन को बांटे थे उनके कंपन के आधार पे, कि कौन कौन से वह है जिसको उच्चारित करने से हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसमें भी है, जैसे जिसमें से या और वा, ये जो वह है इसको उच्चारित करने से हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और हमने अगले वीडियो में पढ़ा था जिस वर्ण में कंपन होता है उसको कहा जाता है सघोष। तो इन दोनों में कंपन होता है इसीलिए ये कहलाएंगे सघोष। अगर ये दोनों सघोष हो गए तो ये कंफर्म है जो रा और ला होगा ये कैसा होगा, ये होगा अघोष।
अघोष। ये तो हो गया उनके कंपन के आधार पे। हमने और विभाजन किस पे किया था? वायु त्वरण के आधार पे। तो वायु त्वरण के आधार पे यानी जिसमें ज़्यादा या कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उसके आधार पे भी इसको विभाजित किया गया है। जो या और वह है, इसको बोलने में हमें कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये कैसा कहा जाएगा? अल्प त्वरण। अगर ये अल्प त्वरण हो गया तो इसका मतलब रा और ला जो है ये कैसा होगा? महाप्राण होगा। यानी इसको उच्चारित करने में हमें ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया महाप्राण। एक चीज दोस्तों हमें और नोट करना है, जो रा और ला है, जो रा और ला है, इसका जो उच्चारण स्थान है ये है वर्तस। इसका उच्चारण स्थान वर्तस है। वर्तस या कहते हैं मूलदंत भी कह सकते हैं, मूलदंत। वर्तस का मतलब ये हुआ जब कोई वर्ण दांतों के पास जो मसूड़ा होता है उसकी सहायता लेनी पड़ती है जिसको उच्चारित करने के लिए, उसी को कहा जाता है वर्तस या कह सकते हैं मसूड़ा। तो मसूड़े की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण या व्यंजन कौन है? रा और ला। इसको मूल दंत भी कहा जाता है क्योंकि जो दंत है वो कहाँ से जुड़ा है? मसूड़े से। मूल चीज है उसका मसूड़ा, इसलिए मूल दंत या वर्तस के नाम से इन दो व्यंजनों को जाना जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन में बस इतना ही विभाजन है। तो ये हो गया क्या? समाप्त। अब हम चलेंगे व्यंजनों के तीसरे भाग में, और जिसका नाम क्या है? उसमें व्यंजन। तो तीसरा भाग है हमारा उसमें व्यंजन। तीसरा भाग है हमारा उसमें व्यंजन। तीसरा आएगा उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन क्या होता है? जैसे अगर हम ऐसे वर्ण का उच्चारण करते हैं जिससे हमारा जो जीव होता है वो घिस करके या रगड़ करके उस ध्वनि को निकालता है, तो क्या होता है? उसमें गर्म वायु निकलती है। और जब गर्म वायु निकलती है इसका मतलब उसमें क्या होगा? उष्मा होगा। तो उसी को कहा जाता है उसमें व्यंजन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किताबी परिभाषा में क्या कि जिसको उच्चारित करने से कैसी वायु निकलती है? हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। जो घिसेगा तभी उष्मा उत्पन्न होगा, इसीलिए इसका उसमें नाम दे दिया गया है। तो जिसको उच्चारित करने से मुख से गर्म वायु निकलती हो उसको कहा जाता है उसमें व्यंजन। जैसे कौन कौन से व्यंजन है जिससे गर्म वायु निकलती है? तो वो है बरस्सा, खट्टिसा, छोटा सा, हाँ। इन सब
सभी को उच्चारित करने से गर्म वायु मुख से निकलती है, यानी ऊष्मा फैलाती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इसको भी 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन को हमने बांटा था, उसी प्रकार इसको भी बांटा गया है। जैसे यदि हम प्रथम विभाजन करें किसके आधार पे, कंठ के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण किस मुख के किस स्थान से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान है जो सा है, इसका उच्चारण स्थान है ताल। ताल का मतलब मुख का ऊपरी छत। सा का मतलब है मूर्धन्य से, जो मसूड़े के पास से ऊपर निकलता है, मूर्धन्य। कहाँ से ध्वनि उच्चारित होती है, स्वा की मूर्धन्य से। और जो ये है, इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण है दंत। वर्तस, इसका उच्चारण है वर्तस। वर्तस यानी मसूड़े से। जो हा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, हा को हम कहाँ से बोलते हैं, कंठ से, इसलिए इसको कंठ व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पे ऊष्म व्यंजन का विभाजन। अब हम अगला देखेंगे। ये पहला विभाजन था 3 प्रकार के, जिस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों को विभाजित किया था, उसी प्रकार इसको भी 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। तो दूसरा क्या था, हमने स्पर्श व्यंजन में दूसरा विभाजन क्या बताया था, घोषत्व या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। ऐसे वर्ग जिसको बोलने से हमारे इस स्वर तंत्र कंपनियों में क्या होता है, कंपन होता है। जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसी को कहा जाता है स्वर तंत्रियों के आधार पे विभाजन। जैसे इसमें से कौन कौन से हैं जिसको बोलने से हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो, तो वो है केवल एक वर्ण जिसका नाम है हा। तो हमें पता है जिस व्यंजन को उच्चारित करने से या जिस वर्ण को उच्चारित करने से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसको क्या नाम दिया गया है, सघोष। तो ये हा क्या होगा, सघोष। अगर ये सघोष हो गया तो शेष सभी वर्ण आघोष होते हैं, यानी इन सभी वर्णों को उच्चारित करने से कोई कंपन नहीं होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है घोष नहीं बल्कि आघोष, यानी जिसमें कंपन न उत्पन्न हो। ये तो हो गया इसके स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अगला हमारा विभाजन क्या था, इसके आधार पे वायु प्राण के आधार पर। इसके आधार पे वायु
वायुपान का मतलब हमने बताया था कि जिससे जिस वर्ण को बोलने से हमें ज़्यादा या कम वायु की आवश्यकता हो, उसी के आधार के विभाजन को वायुपान कहा जाता है। तो कौन कौन से वर्ण हैं जिसमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है बोलने के लिए? तो ये जो हा है, केवल हा ही ऐसी व्यंजन है, ये जो हा है इस उष्म व्यंजन में केवल हा ही ऐसी व्यंजन है जिसको बोलने से हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कहा गया है महाप्राण। महाप्राण का मतलब जिसको उच्चारित करने से ज़्यादा वायु की आवश्यकता हो। शेष इन तीनों को उच्चारित करने पर हमें कम वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहा गया है। तो ये था वायु प्राण के आधार पर ऊष्म व्यंजन का विभाजन। तो हमारा चौथा क्या आएगा? चौथा भाग क्या था? ऊष्म व्यंजन हो गया। चौथा भाग था संयुक्त व्यंजन। चौथा भाग था व्यंजनों के विभाजन में संयुक्त व्यंजन। चौथा विभाजन था संयुक्त व्यंजन। चौथा विभाजन है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यंजन का संबंध जो कम से कम दो व्यंजनों से संयुक्त होकर बने हो, उसी का अर्थ होता है संयुक्त। जैसे छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। छ, त्र, ज्ञ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है एक कम से कम दो व्यंजन आकर एक रूप ले लेते हैं नए व्यंजन का, उसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। ये चार ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त हैं। संयुक्त का मतलब जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। जैसे ये जो छ है, किससे मिलकर बना है? का हलंत प्लस स से। और जो त्र है, ये किससे मिलकर बना है? ता हलंत प्लस र से। जो ज्ञ है, ये किससे मिलकर बना है? जा हलंत प्लस यहाँ से। जो स्र है, ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है सा हलंत प्लस र से। तो ये कम से कम दो व्यंजनों का योग है, दो व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जिसमें से अगर हम इसका और थोड़ा प्रसार करें
ऐसे लिख सकते हैं, जैसे का हलंत प्लस, अगर इस सा को थोड़ा और ज्यादा खोल दे तो क्या हो जाएगा, सा हलंत प्लस, जब इसमें में से आ को निकाल लेंगे तो आ निकल जाएगा बाहर, तो ये लग जाएगा हलंत। हमें ध्यान रखना है, याद करना है, याद रखना ये है कि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें यदि किसी का मात्रा ना लगा हो तो हमेशा उसमें क्या छुपा रहता है, छोटा आ। तो ये पूरा का छा का ये पूरा फुल एक्सप्लेन है, इसका है ये छा का। छा को हम विस्तार रूप में इस प्रकार और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हम कहें बताओ छा हलंत का प्रसार क्या होगा, तो हमें पता है कि किसी पे हलंत लगता है इसका मतलब उसमें स्वर ना नहीं होगा। तो इसमें अगर स्वर नहीं है तो जो ये आ दिखाई दे रहा है तो इसमें आ नहीं होगा, इसमें क्या होगा, केवल का हलंत प्लस सा हलंत, तो इसमें स्वर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये दोनों में इतना अंतर है एक स्वर का। ये है पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। अगर हम इसको ध्यान दें तो हमें एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि जो संयुक्त व्यंजन है वो कैसे मिलकर बने हैं, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बने हैं। वो एक व्यंजन ऐसा है जो आधा है यानी हलंत रूप में, दूसरा व्यंजन क्या है, पूरा। एक व्यंजन आधा है, दूसरा पूरा है, एक आधा है, दूसरा पूरा है, पहला आधा है, दूसरा पूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी ऐसे वर्ण हैं जो पहला वर्ण आधा हो दूसरा पूरा हो तो हमेशा वे वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, एक ले लें जिसमें आधा हो या किसे कहते हैं स्वर रहित। स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब जो स्वर से जिसमें स्वर ना पाया जाता हो यानी आधा कह सकते हैं। यहां लिख देते हैं स्वर सहित, यहां लिख देंगे संयुक्त। यहां संयुक्त होगा, यहां पे हम बना लेंगे क्या, शब्द। स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर नहीं होगा उसका मतलब वो क्या होगा, आधा हलंत के रूप में होगा। स्वर सहित का मतलब जिसमें स्वर शामिल हो। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। जैसे यदि हम कहें आधा का यानी का हलंत स्वर रहित है और स्वर सहित लगा दें, का पूरा कर दें, तो ये हो गया स्वर सहित। अब इन दोनों को जब संयुक्त किया जाता है तो क्या बनेगा, आधा का और पूरा का। तो ये इसका संयुक्त व्यंजन हो गया। अब इससे शब्द कौन से बना सकते हैं, जैसे लिख दे हम मक्का, लिख दे सिक्का, तो ये किससे बनकर किससे मिलकर शब्द बना है, संयुक्त व्यंजन से। अगर ये प्रश्न में दे दिया बताओ इस सिक्के में कौन सी व्यंजन है, तो इसमें कौन सा व्यंजन होगा, संयुक्त। अगर कह दिया कौन व्यंजन है इसमें, तो का आधा का यानी ये। उसी प्रकार यदि हम आधा चा यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें पूरा चा, तो ये दोनों मिलके बनेगा, संयुक्त हो जाएगा आधा चा और पूरा चा से। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। शब्द का निर्माण जैसे करते हैं इसे, जैसे हम लिख देते हैं कच्चा,
या लिख दे सच्चा। तो इसमें कौन सा व्यंजन है? ये दोनों संयुक्त है। ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। जरूरी नहीं है कि दोनों समान ही हो, अलग अलग हो सकते हैं। शर्त केवल ये है पहला स्वर रहित हो, दूसरा स्वर सहित हो। जैसे यदि हम एक आधा चा लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं छा, तो दोनों से मिलकर बनेगा आधा चा और छा। तो ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे हम लिखते हैं परिच्छेद या लिखते हैं अनुच्छेद। और दूसरा है यदि हम आधा ला लिख दें और पूरा स्वर सहित कर दें, तो इन दोनों से संयुक्त होकर क्या बनेगा? आधा ला और पूरा ला। इससे शब्द कौन से बना सकते हैं? जैसे लिख सकते हैं पिल्ला, और क्या लिख सकते हैं? नल्ला, हल्ला, गुल्ला, छल्ला आदि। तो ये सभी जितने भी व्यंजन हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो याद रखना है ये सब चीजें। चूंकि अब ये जितने भी व्यंजनों का विभाजन था, सभी विभाजन को हमने पढ़ लिया, जिसमें से हम देखते थे कि दो वर्णों का योग से मिलकर एक नए वर्ण का उत्पत्ति होती थी, एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती थी। जैसे हम आ प्लस ई जोड़ते थे तो क्या बनता था? ए। उसी प्रकार जब आ में बड़ी ई जोड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? ए। यानी वर्णों के योग से एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब हम देखेंगे कि शब्दों के योग से नए शब्द का निर्माण। जैसे यदि दो शब्द है, सपोज दैट एक है परम, एक है अर्थी, एक है अर्थ। तो इन दोनों के योग से एक नया शब्द बनता है, इसको कहते हैं परमार्थ। तो इन दो शब्दों के योग से बना है, यानी जोड़ से बना है, और इस जोड़ को संस्कृत में क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। इसका मतलब है अब हमें क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? संधि होगा, और इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। देखना क्या है।